हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतीक ईशान बायो क्लासेस से मैं क्लास 8 के लिए एक नए चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। प्रजनन शब्द का अर्थ होता है कि सजीव अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। पहले अंडा दे करके फिर वो परिपक्व होकर के उससे बच्चे जन्म लेते हैं, या जंतु डायरेक्ट अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। हम लोग उसको बात करेंगे, लेकिन जब बच्चे अपने जैसे एक वयस्क जंतु अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं तो ऐसी क्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो हम लोग इस प्रजनन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हो गया। हम लोगों ने देखा होगा गांव में मुर्गा मुर्गी दोनों पाले जाते हैं। मुर्गियों को देखा होगा अंडा देते हुए। अंडे को क्या किया, मुर्गी रोज उसको बैठ करके सेक रही है। उसके बाद एक समय ऐसा होता है कि वो अंडा परिपक्व होकर के फूटता है और उससे चूजे बाहर आते हैं। तो वो चूजे फिर बड़े होते हैं, धीरे धीरे एक समय के साथ बड़े होते हैं और फिर वो वयस्क होकर अंडे देने लायक बनते हैं और एक समय में वो फिर अंडे देना शुरू करते हैं। तो ये चूजे बड़े हो रहे हैं, अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अंडे दे करके फिर वो चूजे नहीं करते, तो उसी के जैसे बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ये प्रजनन कहलाती है क्रिया। ये एक लंबा प्रोसेस है। तो हर जंतुओं का प्रजनन काल अलग अलग होता है। तो सजीवों में अपनी जैसी संतति, मतलब बच्चे को जन्म देने की उत्पत्ति करने वाली जो लक्षण पाई जाती हैं, जिससे वंश वृद्धि होती है, मतलब दादा पिता फिर पुत्र फिर पोता फिर मतलब इस तरह का चलता रहता है। तो वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनी रहती है। जाति की निरंतरता मतलब कि मनुष्य है तो मनुष्य जाति बनी रहेगी, मुर्गी है तो मुर्गी की वंश जाति बनी रहेगी। तो इस तरह की क्रिया, तो इससे जाति बनी रहेगी। और ऐसी प्रक्रिया इसे विशेष प्रक्रिया कह सकते हैं, इसको प्रजनन कहा जाता है। और सारे जीव अलग अलग तरह के बच्चे को जन्म देंगे, मतलब मनुष्य के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को जन्म देंगे, तो अपनी ही जाति के जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी जाति बची रहती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पौधे एवं जंतुओं में प्रजनन की दो प्रक्रिया है, दो तरह की है, सब में अलग अलग होती है। तो नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, या पहले हम लोग अलैंगिक जनन भी कह सकते हैं फिर लैंगिक जनन। यानी कहने का मतलब जनन की प्रक्रियाएं दो हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक को हम लोग असेक्सुअल और लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करें हम लोग सबसे पहले अलैंगिक की। अलैंगिक क्या हो गया? अलैंगिक प्रजनन में नर मादा यानी मेल फीमेल दोनों का प्रजनन क्रिया में सम्मिलित होना कोई आवश्यक नहीं है। एक ही जंतु के शरीर से कई तरह के वो अलग अलग प्रक्रिया है, जिससे एक ही जंतु से फिर उसकी संतति उत्पन्न लेते हैं। ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम लोग हाइड्रा अमीबा इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा एक सिलेंडर शेप का होगा, उसे बहुत सारे टेंटिकल्स, जिसको प्रवर्ध बोलते हैं, निकले रहते हैं। और उसके बगल से, बॉडी से, साइड से हो सकता है एक छोटा सा बर्ड निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। अब वो फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होगा और फिर उसके हाइड्रा के बॉडी से वो अलग हो जाता है और एक फिर वयस्क हाइड्रा का रूप लेता है। फिर उसमें भी प्रजनन की क्रिया ऐसे ही चलती है। इसमें कोई एक मेल हाइड्रा और फीमेल हाइड्रा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। जो जन्म लिया साइड से बर्ड टाइप से तो उसको मुकुल कहे, और वो वयस्क होकर जब अलग हो गया तो उसको, इस विधि को मुकुलन कहते हैं। अमीबा में भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव हो गया, बट इतना छोटा है कि हम लोग उसको भी खाली आंख से, नग्न आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाते। बात आती है फिर अमीबा की। अमीबा धीरे धीरे वयस्क होता है, उसका भी कोई शेप नहीं होता है निश्चित। उसका मूवमेंट के लिए वो कुटपाद बोलते हैं, सीडोपोडिया जिसको, तो उससे वो गति भी करता है, फूड को कवर भी करता है, और फिर डाइजेशन के बाद उसी फूड वैक्यूल को बाहर ला करके उसको ब्रस्ट करके बेकार अपशिष्ट को निकाल देता है। तो खैर उसकी बाद में हम लोग बात करेंगे। तो अमीबा वयस्क होकर के बड़े फॉर्म में उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना भी बड़ा नहीं होता जिसको हम लोग देख पाए।
उसके बाद विभाजन के लिए अब क्या होता है कि केंद्रक, जो सबसे मेन पार्ट होता है इसका विभाजन के लिए, केंद्रक, वो भी धीरे धीरे दो पार्ट में बंटना शुरू होती है और अमीबा में धीरे धीरे दबना शुरू होता है बीच से, और आधा आधा केंद्रक दोनों पार्ट में जाता रहेगा, बीच से ये इस तरह से हो जाएगी और अमीबा दो टुकड़े में बढ़ जाता है। तो अब आधा न्यूक्लियस इसमें, आधा न्यूक्लियस दूसरे पार्ट में, ये दो संतति बन के तैयार हो गई। तो अमीबा का इस तरह से विभाजन होता है। तो एक सिंगल अमीबा दो संतति में बदल जाता है, यानी डॉटर सेल में बदल जाता है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है, जो हम लोग कह सकते हैं द्विखंडन विधि द्वारा। द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना, मतलब द्विखंडन विधि द्वारा इसमें प्रजनन हो गया। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग बात करें फिर लैंगिक में। लैंगिक में चाहे वो पादप है या जंतु है, उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता है, या नर गैमिट और फीमेल गैमिट, नर अंग और मादा अंग का होना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, तब जाकर के जनन संभव है। तो पौधों की तरह जंतुओं में भी नर और मादा जननांग होते हैं, लेकिन प्रजनन में नर और मादा दोनों के जननांग भाग लेते हैं। नर और मादा पूरा भाग नहीं लेता, उसका सिर्फ जनन अंग भाग लेता है रिप्रोडक्शन के लिए। ये एक प्रक्रिया है जिसपे मादा, नर का और मादा का सिर्फ जनन अंग आपस में इन्वॉल्व होगा और फिर प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। चलिए अब हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात अलग अलग ढंग से है। मछली में बात करें तो मछली में क्या होता है, ये मछली तो पानी में पाई जाएगी। तो मछली क्या करती है, अपने प्रजनन काल में अंडे को अपने शरीर से बाहर निकालती है। जाहिर सी बात है, मछली पानी में रहेगी तो वो पानी में ही अंडे को स्रावित करती है सॉरी। तो उसके बाद नर मछली वहीं पर वो क्या करता है, अपने शुक्राणु को अपने शरीर से बाहर निकालता है और अंडाणु शुक्राणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। एक अंडाणु के साथ एक शुक्राणु जुड़ेगा, तभी वो अंडाणु निषेचित होगा। इसके बाद वो निषेचित हो करके फिर धीरे धीरे छोटे छोटे मछली के रूप में बदल जाते हैं और वो फिर बड़े होकर बड़े मछली के रूप में बदलेंगे। लेकिन हर अंडा निषेचित होगा ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब तक उसके साथ शुक्राणु नहीं मिलेगा, पानी है बह के निकल जाएगा शुक्राणु, हो सकता है अंडाणु बह के कहीं निकल जाएगा। अगर जब तक मिलेगा नहीं अंडाणु के साथ शुक्राणु, तब तक वो फ्यूज नहीं हो करके वो जायगोट नहीं बनाएगा। निषेचित हो करके फर्टिलाइजेशन जरूरी है, पहले फर्टिलाइज होगा तब जायगोट बन करके फिर आगे प्रक्रिया होकर पूरे बॉडी बनेगी। तो ये तभी संभव है। जस्ट मेढक में भी यही होता है। मेढक खासकर बरसात के समय में पानी में अपने अंडे को प्रवाहित कर देता है, जेली जैसे पदार्थ से वो आपस में एक जगह जमा रहता है। वहीं नर मेढक अपने शुक्राणु को बाहर निकालता है और वो आपस में अंडाणु शुक्राणु फ्यूज करते हैं और वहां मछली की तरह फिर हम लोग बात कर सकते हैं। पहले वो निषेचित होगा, फिर उसका एम्ब्रियो भ्रूण बनेगा, तब जाके वो फिर बाद में वयस्क मेढक के रूप में धीरे धीरे अनेक चक्र के बाद वो एक वयस्क मेढक के रूप में परिवर्तित होगा। ये तो हम लोग बात कर लिए मेढक और मछली, ये सब हम लोग आसपास के तालाब और इस सब में आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब बात आती है मनुष्य में। तो मनुष्य का प्रजनन को समझना बहुत जरूरी है, आगे भी हम लोगों का काम आने वाला है। ये मानव प्रजनन तंत्र फिर और मादा प्रजनन तंत्र दोनों को समझना है हम लोगों को। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले ये पुरुष में। तो जनन अंग हमेशा इसमें मनुष्य जाति में नर और मादा दोनों में जनन अंग कमर से नीचे वही मिलते हैं, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो पुरुष में उदर के नीचे, उदर मतलब पेट के नीचे, अंडे के आकार के एक जोड़े वृषण, जैसे उदर के नीचे एक जोड़ा वृषण मिलेगा जो गोल आकार का, सुपारी के आकार का कह सकते हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग वृषण, जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट। और अर्थात वहां मेल गैमेट यानी कह सकते हैं वो स्पर्म शुक्राणु वहां से उत्पन्न होता है, टेस्टिस से, यानी जिसको वृषण बोलते हैं।
तो शुक्राणु उत्पन्न होते, इससे जुड़ी हुई एक नलिका, वृषण से टेस्टिस से जुड़ी हुई एक नलिका होती है, डक्ट होती है, जिसको हम लोग शुक्र नलिका कहते हैं। शुक्राणु जिस नलिका से निकलेगा उसको शुक्र नलिका कहते हैं, सिंपल सी बात है, शुक्र नलिका या सीमेन डक्ट कहते हैं। अच्छा, और इससे शुक्राणु बहुत तेज गति से बाहर निकलता है। कहां से? टेस्टिस से शुक्राणु निकला, शुक्र डक्ट से होते बहुत तेजी से वो बाहर निकलता है। और निकलेगा कहां से? सीसन, जिसको पेनिस कहते हैं। ये दो तरह का काम करता है पेनिस, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूरिन भी बाहर निकालता है पेनिस, और उसके बाद उससे शुक्राणु भी आता है। एक ही रास्ता है दोनों पाथवे आने का, बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में निकलता है, पर फ्यूज कितना करेगा? सिर्फ एक ही फ्यूज करेगा। किसके साथ? मादा के अंडाणु के साथ। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय संरचना है जो एक शुक्राणु है। तो अगर हम लोग अपने पुस्तक में देखें तो उसमें एक बहुत सुंदर सा फिगर दिया हुआ है वर्मी शेप का, जिसमें सिर होगा, एक भाग मध्य भाग कहलाता है, बाकी टेल जैसी संरचना, उसको टेल ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्त्रियों में। स्त्री में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है उसको हम लोग समझेंगे। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर ये हम लोग बात कर रहे हैं। शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होता है। इस अंग में एक जोड़ा अंडाशय, जैसे मेल में वृषण था, इसमें अंडाशय होगा। अंडाशय से जुड़ी हुई एक नलिका होती है जिसको अंड नलिका कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। तो उसमें शुक्र नलिका थी, इसमें अंडवाहिनी था। तथा एक गर्भाशय होता है जो अलग एक ऑर्गन होता है, जो फीमेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गर्भाशय, यूट्रस, जहां की बच्चा पलता है। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है कि ये सिर्फ फीमेल में होगा, और उसी में बच्चा पलता है और फिर वहां से जन्म लेता है। प्रत्येक माह किसी एक अंडाशय से एक शुक्र अंडाणु अर्थात मादा युग्मक निमोचित होकर के अंडवाहिनी में पहुंचता है। अंडवाहिनी भी एक कोशिकीय होगी, जैसे शुक्राणु एक कोशिकीय था वैसा अंडाणु भी एक कोशिकीय होगा। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर के वही अंडवाहिनी में शुक्राणु आता है मेल का, वो एक प्रक्रिया द्वारा मादा शरीर के अंदर शुक्राणु जाएगा और उस अंडाणु के साथ निषेचित होगा, संलयित होगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ता है तब संलयन की क्रिया को हम लोग, जब दोनों आपस में जुड़ेगा इस प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मादा अंडाणु के साथ पुरुष गैमेट जो है शुक्राणु वो आपस में फ्यूज करेगा, संलयित होगा, जुड़ेगा, और इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये निषेचन की संरचना होता है। निषेचन के बाद यह संरचना तेजी से गमन करती है, गति करते हुए गर्भाशय में जाके यूट्रस के अंदर स्थापित हो जाती है। अच्छा, निषेचित जो फर्टिलाइज जो अंडाणु जो था, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, अब जो निषेचित होकर के वृद्धि कर रहा है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से विभाजन होता जाएगा। ये भी एक अलग प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर ही एक अलग है आगे की क्लास में, जो परिवर्तित होकर के भ्रूण के रूप में थोड़ा बड़े फॉर्म में बन जाता है। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि अंग डेवलप करना शुरू कर देते हैं, विकास करने लगता है। जब भ्रूण विकसित होते हैं तो शरीर के सभी अंगों का निर्माण होने लगता है। इस अवस्था, जब शरीर में अंगों का निर्माण होने लगता है उस भ्रूण में, तब इस अवस्था को गर्भ यानी प्रेगनेंसी कहते हैं। गर्भ का विकास पूरा होने पर शिशु का जन्म होता है। मनुष्य में जानते हैं लगभग 9 मंथ लगते हैं कंप्लीट होने में। अब एक चार्ट के हिसाब से हम लोग बात करें तो हम लोग सिंपल से एक लाइन में अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत हो गई। मेल से नर युग्मक यानी शुक्राणु आता है, और स्त्री बॉडी से अंडाणु से मादा युग्मक जिसको ओवम कहते हैं, और इधर शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलते हैं, ये आया। दोनों आपस में आकर संलयित होता है जिसको युग्मनज कहते हैं, और युग्मनज को हम लोग जाइगोट बोल दिए, जिसको ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। और जाइगोट वो वृद्धि करके एम्ब्रियो बनता है जिसमें हाथ पैर आना शुरू हो जाता है, बच्चे का सिर, आंख सब
डेवलप करना शुरू करता है और इस अवस्था को हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी के बाद एक निश्चित यानी लगभग 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है जिसको नियोनेटल यानी नवजात शिशु कहते हैं। और नवजात शिशु का जन्म नर और मादा युग्मकों के संलयन से हुआ है, तो जिस कारण शिशुओं के माता पिता के दोनों लक्षण पाए जाते हैं। अंडाणु में मादा के गुण मौजूद थे और शुक्राणु में पिता के गुण मौजूद थे। दोनों के मिलने से बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए पता चलता है दोनों का गुण उसमें मौजूद होगा। तो कुछ बनावट शरीर का माता की तरह, कुछ पिता की तरह, रंग रूप दोनों का माता पिता से ही मिलता जुलता उस बच्चे में लगभग पाया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे कुछ निषेचन तो हम लोगों ने देखा शरीर के बाहर हो रहा था, कुछ निषेचन शरीर के अंदर हो रहा था। बाहर जैसे हम लोग मछली और मेढक में देखे, और निषेचन कुछ शरीर के अंदर जैसे मनुष्य में और भी जानवरों में होता है। तो इस निषेचन के अंदर और बाहर होने की प्रक्रिया के कारण जो शरीर से बाहर हो रहा है बाह्य निषेचन, और जो शरीर के अंदर होता है उसको अंतः निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल हम लोगों के पास था। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे परखनली शिशु कृत्रिम निषेचन, जो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और लिंग निर्धारण, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसको हम लोग पार्ट वाइज करते हैं ना, 2 पार्ट में ज़्यादा अच्छा होगा, एक बार में। तो ये हो गई, और हम लोग आएंगे बस दूसरे पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।